परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर को लेकर के आई हूँ। वो कौन सा मॉडल पेपर है? वो है 24 फरवरी का वायरल हिंदी का मॉडल पेपर। हिंदी का वायरल मॉडल पेपर जो कि आएगा आपके 2025 बोर्ड परीक्षा में। और इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आपके 100 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपने मॉडल पेपर की सीरीज को। समय आप लोग को मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट, ये तो आप लोग को पता ही है। ये पेपर है हमारे कक्षा 10 का। पूर्णांक आपके रहेंगे 70 अंक का। इसका मतलब है कि पेपर आप लोग के 70 अंक के होंगे, क्योंकि 30 अंक तो आप लोग को प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। और ये केवल प्रश्न पत्र भले ही है, लेकिन मैं आप लोग को इसमें इसका आंसर भी बताऊंगी। सबसे पहले हमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं, हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहला निर्देश क्या है? खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंकों के हैं। यानी कि आपका जो पेपर रहेगा ये 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड अ और खंड ब। सबसे पहले खंड अ में आप लोग को 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो 20 प्रश्न है तो 20 अंक के हो जाएंगे। दूसरी बात करें तो खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि 50 अंकों का है और 50-20 मिला करके 70 अंक तो हो गया। तीसरा, अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। आप लोग को उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। चौथा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और 5वां, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी कि जो प्रश्न जितने नंबर का रहेगा उसके आगे लिखा रहेगा कि इतने नंबर का है। सबसे पहले हमारा खंड अ स्टार्ट होगा, जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरू होगा। 20 गुणे 1 यानी 20 नंबर का पेपर। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? ये जो रचना है श्रृंगार रस मंडन, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गोकुलनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी नाभा दास, ऑप्शन नंबर सी बैकुंठमणि शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी गोस्वामी तुलसीदास। तो जो श्रृंगार रस मंडन है, पहले का हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखक गोकुलनाथ जी हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। जो चीज़ नहीं आ रही होगी फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि समय की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से हैं जो कि प्रसिद्ध आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद जी। तो आप लोग को भी पता होगा कि दूसरे का राइट आंसर हमारे दूसरा नहीं तीसरा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या हैं? एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। इसके बाद अगला तीसरा वाला प्रश्न है कि कफन और पूस की रात कहानियों के लेखक कौन है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है हमारे सामने, फिर भी दे दिया है। कितने आसान दिए हैं। कफन और पूस की रात कहानियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो कफन और पूस की रात कहानियों के लेखक जो हैं, इसका भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं।
चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति कृति के लेखक हैं। ये जो कृति है भारतीय संस्कृति, इसके लेखक कौन है? आपने इसे पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर डी है जय भारती प्रकाश जी। तो जो भारतीय संस्कृति के लेखक हैं, ये भी राइट आंसर हमारा सी वाला ही हो जाएगा। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके बाद पांचवा वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। इसमें से कौन सा युग था जो कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी छायावादी युग, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर डी छायावादोत्तर युग। तो देखो इसमें हमारा लगातार वही चलता आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो जो इसमें हमेशा हमारे पास ऐसे ऑप्शन नंबर सी वाला राइट ऑप्शन मिल रहा है। कई बार तुक्का लगाने के लिए ऐसी ट्रिक भी कही जाती है कि अगर 2-3 ऑप्शन लगातार सही हो रहे हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाला भी वही सही हो जाए। अब हम बढ़ेंगे छठवें वाले प्रश्न की तरफ। छठवां वाला प्रश्न क्या है कि तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक थे। तुलसीदास जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये किस शाखा के कवियों के नायक थे? ऑप्शन नंबर ए निर्गुण शाखा के, ऑप्शन नंबर बी सगुण शाखा के, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानाश्रयी शाखा के, ऑप्शन नंबर डी प्रेमाश्रयी शाखा के। तो तुलसीदास जी ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो फटाफट से आप क्या काम करो कि इसे हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो। हम सारे जवाब आप लोग को बता देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लवली स्टूडेंट्स लोगों को आंसर आ रहा है कि नहीं? तो इसका आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम बढ़ते हैं अगले 7वें प्रश्न की तरफ, जो कि है रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध 2 धाराएं होती हैं, उनके कवियों के नाम भी आपको याद होंगे। तो रीतिबद्ध धारा के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिहारी, ऑप्शन नंबर बी केशव दास, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, ऑप्शन नंबर डी निराला। तो रीतिबद्ध शाखा के जो कवि हैं वो है केशव दास जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वें की तरफ बढ़े। सूरसागर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रसखान की, ऑप्शन नंबर बी सूरदास की, ऑप्शन नंबर सी केशव दास की, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास की। तो ये तो बहुत आसान सा है, मैंने कई बार बताया भी है कि जो सूरसागर हमारी रचना है वो सूरदास की रचना है। अगला 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि रस अलंकार छंद नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में काव्य रचना को कहते हैं। क्या कहते हैं? रीति ग्रंथ, सगुण शाखा, निर्गुण शाखा, आधुनिक काल। जो भी आप लोग को सही लगे आप लोग फटाफट से हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब मैं काम करती हूँ, बीच बीच में आप लोग को कमेंट करने के लिए भी बोलूँगी, तभी तो आप लोग भी पढ़ाई करेंगे और आपका ध्यान वीडियो पर ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। हम बढ़ेंगे 10वें वाले प्रश्न की तरफ। 10वां वाला प्रश्न हमारा बहुत अच्छा सा है। क्या प्रश्न है? किस रस को रसराज कहा जाता है? इसमें से कौन सा रस है जिसे हम रसराज कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हास्य रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी वीर रस, ऑप्शन नंबर डी शांत रस।
तो रसराज जो कहा जाता है 10वें का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इस कलर से हम जवाब देंगे। तो कौन सा वाला सही था हमारा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही था। श्रृंगार रस को कहते हैं हम रस का रसराज। इसके बाद 11वां क्या है? निम्न में कौन भक्तिकालीन कवि है? इसमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि है? ऑप्शन नंबर ए कबीर दास, ऑप्शन नंबर बी बिहारी, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो भक्तिकालीन कवि हैं वो है हमारे कबीर दास जी, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैंने आप लोग को कई बार बताया भी है और आप लोगों ने कई जगह पढ़ा भी होगा कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। अगला 13वां क्या है? मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ, निम्न में कौन सा रस है? अगर ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लग रहा है अभिमन्यु जी कहीं चले गए हैं और पूछा जा रहा है कि अभिमन्यु अब तू कहाँ है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? ये कौन सा रस लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए हास्य रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी शांत रस, ऑप्शन नंबर डी भक्ति रस। तो पढ़ के ही लग रहा होगा कि इसमें पता चल रहा है कि ये करुण रस लग रहा है। कोई कहीं चला जाता है, खो जाता है प्रिय कोई वस्तु, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? बंदहु मुनिपद कंज रामायण जे ही निर्मयऊ के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? बताइए। आप लोग इसे गिन भी तो सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए 11 मात्राएं, ऑप्शन नंबर बी 16 मात्राएं, ऑप्शन नंबर सी 20 मात्राएं, ऑप्शन नंबर डी 13 मात्राएं। देखो जब छोटी मात्रा होगी तो ऐसे दर्शाना लघु करके, और जब बड़ी की मात्रा होगी तो ऐस की तरह बना करके गुणु यानी कि बड़ी मात्रा को दर्शाना। और इसके बाद इस पूरे में गिन करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें से कौन सा वाला हमारा राइट आंसर है। फटाफट से कमेंट करो आप लोग तो इसका। इसके बाद हम बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ, जो कि क्या है? सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी सनसन, ऑप्शन नंबर सी हट, ऑप्शन नंबर डी आहट। तो देखो उपसर्ग जो होता है वो पहले होता है शब्द में और प्रत्यय वो बाद में होता है। तो सन तो पहले का होगा ही नहीं, ये सनसन भी पहले का होगा ही नहीं, हट तो पहले का बाद में का है। लेकिन आप लोग इसे सही आंसर मत कर दीजिएगा क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन आहट भी है और इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर डी आहट ही होगा। तो आप लोग हट मत लगा दीजिएगा इसमें। सोचो सनसना प्लस हट कैसा लग रहा है? सनसन प्लस आहट मिलके तो सनसनाहट बनेगा। इसके बाद 16वां वाला क्या है? गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची तो आप लोग को बचपन से याद करवाया गया होगा क्लास 4-5 से। ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी देव नदी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो गंगा का पर्यायवाची जो है वो ये सभी है, यानी कि देव नदी, भागीरथी और मंदाकिनी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं।
इसके बाद 17वां वाला प्रश्न क्या है, यथासंभव में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। तो यथासंभव में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। समास के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। कितने सारे प्रश्न आए हैं हमारे एग्जाम में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 18वां प्रश्न क्या है, प्रस्तर का तद्भव शब्द है। तद्भव और तत्सम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अगर तत्सम पता है तो तद्भव तो बता ही सकते हो, और अगर तद्भव पता होता तो तद्भव बताने में तो और भी ज़्यादा आसानी होती है। ये हमारा तत्सम है, हमें इसका तद्भव बताना है। प्रस्तर का तद्भव क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पाथर, ऑप्शन नंबर बी पत्थर, ऑप्शन नंबर सी पत्थर, ऑप्शन नंबर डी पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पत्थर को ही तो हम प्रस्तर बोलते हैं, प्रस्तर, तो इसीलिए हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 19वां वाला क्या है, पठ धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है। पठ धातु को तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और केवल पढ़ा ही नहीं, ये तो आप लोग को अच्छे से याद भी होगा। तो क्या करना है कि आप लोग देखो, लास्ट के 2 ही बचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस 19वें और 20वें दोनों का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि क्या है कि मैं सारा बता चुकी हूँ, केवल कुछ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए बोली हूँ। ऑप्शन नंबर ए पठिष्यामि, ऑप्शन नंबर बी पठिष्यसि, ऑप्शन नंबर सी पठिष्यत, ऑप्शन नंबर डी पठिष्याव। फटाफट से कमेंट करो, देखते हैं किसका सबसे राइट आंसर होता है। सबसे पहले 20वां वाला प्रश्न है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है। ये भी ऐसा ही है, पढ़े होंगे तो याद होगा। ऑप्शन नंबर ए नदीभ्यः, ऑप्शन नंबर बी नद्यौ, ऑप्शन नंबर सी नद्यः, ऑप्शन नंबर डी नदीम। कमेंट करके फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा। इसके बाद बी वाले हम वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ जाएंगे, जो कि हमारे 50 अंक के थे ना। इसमें कितने सारे प्रश्न होंगे, तो 20 तक तो हमारे पूरे हो चुके हैं। ये हमारा 21वां वाला प्रश्न, गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वाला क्या है, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। हमारा जो फ्रेंड मित्र होना चाहिए वो एक सच्चे रियल पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। प्रीति का अर्थ है प्रेम पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे कि एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या फिर एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। तो ये हमारा गद्यांश तो हो गया। अब केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें इसके लिए प्रश्न भी तो दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप लोग को लिखना रहेगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसको किसने लिखा है। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे कि ये इतना हमारे पास रेखांकित है ना, ये जितना दिख रहा है, तो इसी को हमें क्या करना है, व्याख्या। जैसे मैं आप लोग को करके बता दूं, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसका क्या मतलब है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मित्रता के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम 2 लोग हैं तो सेम काम करते हो, सब कुछ सेम हो, सब कुछ समान हो तभी मित्र बनेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो आपका फ्रेंड वो सब्जेक्ट ना पढ़ता हो, कुछ और पढ़ता हो, लेकिन फिर भी तो आप लोग मित्र रहोगे ना। उसका काम अलग रहेगा, आपका भी
भी काम अलग रहेगा। हो सकता है उसके घर पर गाय भैंस होंगी पर आपके घर पर ना हो सकता है उसे क्रिकेट खेलना पसंद हो पर आपको फुटबॉल खेलना पसंद हो। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि आप लोग मित्र नहीं रहेंगे, आप दोनों मित्र रहेंगे। और इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी वांछनीय नहीं है। और जो लाइन आप लोग को नहीं आती रहेगी उसे सेम टू सेम थोड़ा बहुत बदल कर लिख देना। यहाँ पे लिख दो, अंततः प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक की जगह महत्वपूर्ण लिख दो या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। ऐसे भी दोस्त होंगे जो कि अलग अलग काम करते होंगे, अलग प्रकृति के होंगे, परंतु समान मित्रता हो सकती है। इसके बाद तीसरा क्या है कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए अथवा लेखक ने अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं बताई हैं। देखो यहाँ पर दिया है ना कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, तो हमारे सच्चे मित्र पद प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर कि हम पूरा विश्वास कर सकें। हमारे भाई के समान होना चाहिए जिसे कि हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। और उसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है तो थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दो कि हमें अच्छी राह को दिखाए, हमें सारी अच्छी बातें बताए, बुराई के रास्तों से दूर लेकर के जाए, ये सारी लिख दोगे। अगर नहीं आ रहा है तो अथवा के रूप में ख वाला भी ऑप्शन आप लोग के सामने है। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें विहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ करके चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सीरस दी, फिर उनके चेले कलावंतों से उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। इसका वैसे ही सेम टू सेम आप लोग को इसका भी संदर्भ लिखना है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसे किसने लिखा है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जैसे कि यहाँ पर रेखांकित दिया गया है, 2 बार दिए गए हैं, तो पहली बार डालो प्रथम रेखांकित अंश, दूसरी बार डालो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहला जैसे यहाँ पर है, तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई, तो इसमें लिखो कि पहले कुछ ऐसे गुफाएं जमीनें थी जहां पर कोई कलाकृतियां नहीं थी, परंतु अब तो अजंता की गुफाएं बहुत सारे जगह बन गए हैं जहां पर कला का प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद दूसरा है, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। सबसे पहले तो बनाया गया, फिर उसमें कुछ रंग भी भर दिए गए, यहाँ वहाँ से कोई रंग लेकर के, कोई फूलों का रंग लेकर, कोई कुछ और रंग लेकर के। तो ऐसे क्या हुआ कि मान पड़ता है कि जैसे असली के चित्र हों, बस यही रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, तो इसे पढ़ो, इसमें पता चलेगा। जीवंत यानी कि प्राण फूंक दिया गया, तो इसी में से छाट करके 2-4 लाइन इसमें लिख देना। जैसे कि लिख लो कि पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सी रच दी और फिर उसके बाद उनके जो चेले लोग थे, कलावंत लोग थे, उन्होंने उसमें रंग भर करके उसे जीवंत बना दिया। 21वां प्रश्न हमारा पूरा हो चुका। अब हम बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की तरफ, जो कि है पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। क वाला क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई।
तो सबसे पहला है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो देखो जैसा कि इसमें दिया गया है यहाँ पर सूरदास करके, तो आपको पता चल जाएगा कि कवि का नाम सूरदास है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग को शीर्षक भी पता होगा कि कौन से शीर्षक से लिया गया है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जा की कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दरसाई, चरण कमल बंद हरि राई। तो व्याख्या में क्या लिखोगे कि श्री कृष्ण जी के चरण बिल्कुल कमल के समान है। और जिस श्री कृष्ण की कृपा से पंगु यानी कि जिसके पास पैर नहीं होते, जिसे हम लंगड़ा व्यक्ति बोलते हैं, वो पहाड़ को भी लांघ जाता है। और जो अंधा व्यक्ति है उसे भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो बस यही आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर दोगे। इसके बाद तीसरा है कवि ने ईश्वर श्री कृष्ण की किस प्रकार चरणों की स्तुति का वर्णन किया है। कवि ने ईश्वर श्री कृष्ण की किस प्रकार चरणों की स्तुति का वर्णन किया है। यहाँ पर पहले लाइन में दिया है ना कि चरण कमल पंदो हरिराई, यानी कि श्री कृष्ण जी ईश्वर के चरण बिल्कुल कमल के समान हैं। अथवा के रूप में क्या है, किस प्रकार कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा का वर्णन किया है। दोनों प्रश्न सेम ही है हमारे, बस अथवा दे दिया है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो इसमें क्या लिखना है तो इसे पढ़ करके लिख दीजिए। बाकी आंसर तो हमारा यही हो जाएगा कि भगवान जी के चरण बिल्कुल कमल के समान हैं। और अगर नहीं पता हो तो अथवा के रूप में ख वाला ऑप्शन भी आप लोग के सामने अवेलेबल है। कैसे, नभ में गर्वित झुकता नसीस पर अंक लिए है दीन छार। नभ में गर्वित झुकता नसीस पर अंक लिए है दीन छार। मनगल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो सबसे पहला है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवियत्री का नाम लिखना है। तो शीर्षक को तो आप लोग कमेंट करिए फटाफट से। कवियत्री का नाम मैं आप लोग को बताऊं तो ये लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। अब तो फटाफट से शीर्षक का नाम बता दो, क्योंकि अगर मैंने बता दिया कवियत्री का नाम तो आप लोग पद्यांश के शीर्षक का भी नाम बता दोगे। कमेंट कर दिया हो तो मैं फटाफट से बता दूं कि इसका नाम हिमालय है। इसके बाद दूसरा है प्रस्तुत पंक्तियां अंक लिए हैं दीन छार में कौन सा अलंकार है। और तीसरा प्रश्न है कि कवियत्री द्वारा किस प्रकार हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया गया है। इसका आप लोग को आंसर बताना है। इसके बाद 23वां प्रश्न क्या है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आप लोग को 3 + 1 = 4 अंक मिलेंगे। 3 अंक आप लोग को संदर्भ के लिए और 1 अंक हिंदी अनुवाद के मिला करके संपूर्ण 4 अंक दे दिए जाएंगे। तो क वाला हमारे सामने क्या दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति तु सर्वेशा मतवलंबिनां संगम स्थली काले काले विविधाः विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिताः। एषा संस्कृति सामासिकी संस्कृति यस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानाश्च योगदानं दृश्यते। अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृतिः एका च राष्ट्रीयता। सर्वेपि वयम् एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः। इसका आप लोग को ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। फिर ख वाला क्या है, संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पहला वाला क्या है, 2 दिए हैं, किसी एक का संदर्भ लिख करके हिंदी में अनुवाद करना है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सारे लोग रोगों से रहित हों, अर्थात किसी को कोई भी रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सारे लोग एक दूसरे को भाई बहन के समान देखें। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना बने। दूसरा क्या है? माता गुरुतराः भूमे खात पीतोश्च तरस्था, मनः शीघ्रतरं वातात चिंता बहुतरी त्रीणात्। तो इन दोनों में से जो भी आप लोग को पता हो फटाफट से संदर्भ लिख करके हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। 4 अंक आप लोग को मिल जाएंगे। 3 अंक आप लोग को मिलेंगे संदर्भ के लिए और 1 अंक मिलेंगे अनुवाद के लिए। इसके बाद 24वां क्या है? मुक्ति दूत खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। अथवा के रूप में अग्र पूजा खंडकाव्य के आयोजन सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। अथवा तुमुल खंडकाव्य में हनुमान द्वारा दिए गए उपदेश का वर्णन करना है। तीनों में से कोई एक करोगे, 5 अंक का रहेगा। 5 अंक आप लोग को मिल जाएंगे। जो भी खंडकाव्य आपके यहाँ चलता हो उसी को कर दीजिएगा। 25वां में क वाला क्या है? निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है। 3 अंक आप लोग को जीवन परिचय के लिए और 1 अंक उनकी एक रचना के लिए मिलेंगे। मिला जुला कर 4 अंक आप लोग को दे दिए जाएंगे। सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो जो कि जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी। तीसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तीनों में से जिसका भी आप लोग को याद हो उसे लिख दीजिएगा। इसके बाद ख वाला क्या है? निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखना है आप लोगों को। सबसे पहला क्या है? तुलसीदास जी का, या फिर दूसरा महादेवी वर्मा जी का, या फिर तीसरा सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो जिसका भी याद हो जीवन परिचय लिखेंगे 3 अंक और रचना लिख देंगे 1 अंक। मिला करके 4 अंक आप लोग को दे दिए जाएंगे। इसके बाद 26वां है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आप लोगों को लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप चालाकी करने के चक्कर में जो इसमें 2 या ऊपर दिए हुए थे श्लोक उसे ही लिखते। जैसे कि देखो हमारा यहाँ पर 2 श्लोक दिए हुए थे ना, तो पता चले कि आप उसे ही ना लिख दो। इसीलिए क्या करना है कि उसमें पहले ही लिख दिया है कि वो आप लोगों को नहीं लिखना है। यहाँ पर देखो ये है ना 2 श्लोक हमारे सामने। पहला यहाँ पे है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आप लोग को इसे नहीं लिखना है। अगर नहीं याद होगा, फेल होने वाले हो तो इसे ही लिख देना। दूसरा है माता गुरुतरा भूमे खात पीतोश्चरस्था, मनः शीघ्रतरं वातात चिंता बहुतरी त्रीणात्। तो उसे लिख देना है। इसके बाद 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। सबसे पहला है वीरः केन पूज्यते। तो आप लोग ने तो पढ़ा ही है कि वीरः वीरेण पूज्यते। दूसरा है विद्या केन वर्धते। पढ़े होगे तो सब कुछ पता होगा। तीसरा है विश्वस्य स्रष्टाः कः। चौथा है श्वेत केतुः कः। 28वां प्रश्न है रोला अथवा सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। रोला या फिर सोटा किसी एक की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखोगे तो 1 अंक परिभाषा के और 1 अंक उदाहरण के, 2 अंक आप लोग को दे दिए जाएंगे।
29वां वाला क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। सबसे पहला है गंगा हिमालय से निकलती है, दूसरा वृक्ष पर पक्षी कूजते हैं, तीसरा विद्या विनय देती है, विद्या विनयम ददाति, चौथा है कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। तो अगर पढ़े रहेंगे तो किसी 2 का ही अनुवाद करना है, थोड़ा बहुत आप लोग उसे कर दीजिएगा, मिल जाएंगे 2 अंक, 2 नहीं 4 अंक मिल रहे हैं आप लोगों को, कितना आसानी से, तो इसे हल कर लीजिएगा। 30वां क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो कि है 5 अंकों का। सबसे पहला क्या है, जीवन में अनुशासन का महत्व, इसे आप लोग विद्यार्थी जीवन में भी अनुशासन का महत्व बना करके लिख सकते हो। पता ही होगा कि अनुशासन के बिना कोई महान नहीं बनने वाला, अनुशासन डिसिप्लिन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के ऊपर भी रख करके देख लो, उदाहरण भी देना, मान लो मैं ही हूँ, अगर रोज आप लोग के लिए वीडियो ना प्रोवाइड करूँ तो अनुशासित ही नहीं होगा, एक दिन करूँ एक दिन ना करूँ तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा और देखेंगी भी नहीं। इसके बाद दूसरा वाला है जीवन में खेल कूद की उपयोगिता, यानी कि गेम का, खेल का जीवन में कितना महत्व है। तो मुझे तो पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को खेलकूद पसंद होता है, तो इसीलिए आपको उसकी उपयोगिता भी पता होगी कि हम बीमारियों से दूर रहेंगे, हमारे लिए लाभकारी होगा। इसके बाद तीसरा वाला है स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, सारा निबंध मैं करवा चुकी हूँ, नहीं पता तो एक लॉन्ग वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें कि 5 महत्वपूर्ण निबंधों को कराया हुआ है, उसे आप लोग देख लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर लिखो, गांधी जी ने बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प किया था, तो गांधी जी के ऊपर थोड़ा बहुत 4-5 लाइन लिख दो, 4-5 हेडिंग बना करके लिखो। कोई भी निबंध लिखने से पहले सबसे पहले उसकी प्रस्तावना और सबसे आखिरी में उपसंहार जरूरी है। वो क्या होता है, परिभाषा के साथ लाभ हानि सब कुछ लिख देना है। चौथा है वृक्ष धरा के आभूषण है, इनका संरक्षण कैसे हो, मिला जुला के पेड़ों वृक्ष के ऊपर लिखना है। सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आपको भी पता है कि अगर वृक्ष नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो हम भी नहीं, सब कुछ बना करके लिख दो, हमें इसका कैसे उपयोग करना है। तो ये हमारा पेपर पूरा हो गया और हमारी वीडियो भी पूरी हो गई। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके, और लाइक का टारगेट हमारे हमेशा की तरह बहुत छोटा सा, केवल और केवल 100 लाइक्स का है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा करवा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्या है कि उनका भी तो बोर्ड एग्जाम है, और अगर हेल्प करेंगे तो उनकी आपकी भी वो हेल्प करेंगे और आप लोग भी उनकी। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।